गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे जो एडिटोरियल है वो कौन सा, उसकी हेडिंग देख लेते हैं एक बार। ए नो विन सिचुएशन। कैसी सिचुएशन? ऐसी परिस्थिति बनी है, नो विन मतलब ना जीत वाली, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन की बात यहाँ पे कर रहा है। तो एडिटोरियल जो आपका है वो किस पे? ऑन जेई नीट ड्यूरिंग द पैंडेमिक। जो पैंडेमिक है अपना कोरोना वाला, उसके दौरान जो जेई नीट है, जेई और नीट का जो एग्ज़ाम होना है उसके ऊपर आपका ये एडिटोरियल है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि इसने बोला क्या है। नॉर्मल अगर यहाँ पे अपने बात करें तो इसका जो समरी क्या निकल के आती है, निचोड़ क्या निकल के आता है, वो ये है, कंडक्टिंग जेई एंड नीट अमिड ए पैंडेमिक। एक पैंडेमिक जो होता है उसके मध्य में, अमिड का मतलब मध्य में, कंडक्ट करना मतलब जेई और नीट को संचालित करना इज नॉट ईजी। वो क्या है? ईजी नहीं है, बट लेकिन ऑप्शंस आर लिमिटेड। लेकिन जो ऑप्शंस है, जो विकल्प है, वो क्या है? लिमिटेड है। आर का सब्जेक्ट ऑप्शंस, इज का सब्जेक्ट कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग यहाँ पे क्या बन जाएगा? जेरेंड। जैसे सब्जेक्ट बना इसका मतलब नाउन की तरह है, तो नाउन की तरह इसका मतलब जेरेंड है। एक्शन नाउन की तरह है तो इसका मतलब क्या है? जेरेंड है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। तो एडिटोरियल को शुरू करें तो उसने बोला ए पेंडेमिक, एक जो महामारी होती है, एंड द रिजल्टेंट डिले, और उसका जो रिजल्टेंट, उसके कारण जो डिले, परिणाम स्वरूप जो डिले है। तो ए यूज किया पेंडेमिक, मतलब एक बात बोला है उसने, यूनिवर्सल टाइप से बोला है कि कोई भी एक जो महामारी होती है उस तरीके से। और द रिजल्टेंट डिले का मतलब उस महामारी के कारण जो डिले आता है। तो डिले यहाँ पे क्या है? स्पेसिफाइड है। कौन सा? महामारी के कारण जो डिले, देरी होती है, परिणाम स्वरूप जो डिले है। इनमें किसमें? कमेंसिंग एडमिशन। एडमिशन की कमेंसिंग में, कमेंस का मतलब होता है शुरू करना। जैसे ही आईएनजी दिखेगा, फॉर वर्किंग दिखेगी, क्या दिखेगा? मैन एक्शन दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या दिखेगा? एडजेक्टिव दिखेगा। उसके बाद में आपको क्लोज एंड जेरेंड दिखेंगे। ठीक है, मैन एक्शन यहाँ होगा नहीं क्योंकि कमेंसिंग से आगे इन है, दीवार है, तो यहाँ पे कोई आगे मॉडल वगैरह नहीं है। इसका मतलब मैन एक्शन तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैन एक्शन के लिए तो क्या चाहिए? मॉडल वगैरह होना चाहिए, सेंटेंस बनेगा पूरा का पूरा, तभी मैन एक्शन होता है। पूरे सेंटेंस का ही मैन एक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव तब बनेगा अगर ये एडजेक्टिव आपका जो कमेंसिंग है वो एडमिशन की क्वालिटी हो। तो मुझे बताओ, आईएनजी एडजेक्टिव बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडमिशन की क्वालिटी। एडमिशन कैसा है? कमेंस करने वाला, शुरू करने वाला। तो एडमिशन शुरू करेगा या एडमिशन को शुरू किया जाएगा? ये बात सोचने वाली है कि एडमिशन शुरू करेगा या एडमिशन को शुरू किया जाएगा। तो एडमिशन शुरू नहीं करेगा, एडमिशन को शुरू किया जाएगा। कार रिपेयरिंग द कार, रिपेयरिंग कार, कार को रिपेयर किया जाएगा, ना कि कार रिपेयर करेगी। तो कार को रिपेयर किया जाएगा, इसका मतलब रिपेयर का तीर कार पे लगेगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब कमेंसिंग का तीर लगेगा एडमिशन पे, क्योंकि एडमिशन खुद कोई कमेंस नहीं कर रहा, कमेंसिंग एडमिशन की जा रही है, शुरू एडमिशन को किया जा रहा है, तो मतलब कमेंसिंग का तीर लगेगा। और जैसे ही तीर लगेगा इसका मतलब ये एक्शन बन जाएगा। अब मैन एक्शन तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई मॉडल वगैरह नहीं है, इसका मतलब ये जेरेंड या क्लोज होगा। अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी है किसी की, मतलब ऐसा करते हुए किसी ने कोई और साथ में कोई दूसरा काम किया है, या ऐसा करने वाला व्यक्ति है उसने ऐसा काम किया है, तो क्लोज होता है। और अगर नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है तो आपका जेरेंड होगा। लेकिन यहाँ पे देखें इन लगा हुआ है, तो इसने कोई पैंडेमिक और डिले कमेंस करते हुए, एडमिशन को कमेंस शुरू करते हुए, तो पैंडेमिक और डिले शुरू नहीं करेगा ना एडमिशन को, तो उनकी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, किसी की भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब क्लोज नहीं है। और वैसे भी इनकी दीवार है, दीवार के बाद में तो नाउन टाइप चीज ही सर्वाइव करती है, इसका मतलब ये आपका जेरेंड है। जो एडमिशन कमेंसिंग है उसमें जो डिले, एडमिशन किसकी तरफ? टू, डायरेक्शन बताइए। टू यहाँ पे एज ए डायरेक्शन यूज हुआ है, प्रीपोजिशन यूज है, क्योंकि डायरेक्शन बता रहे क्योंकि आगे प्रोफेशनल कोर्सेज है, कोई एक्शन नहीं है। प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जो एडमिशन की कमेंसिंग है उसमें डिले, और जो पैंडेमिक है हैव पुट, वो पुट कर चुके हैं। हैव का सब्जेक्ट ढूंढने चले हैं, तो आपको पता है कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अपने ढूंढते हैं तो उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? बिल्कुल फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट होना चाहिए, किसी के द्वारा खाया हुआ नहीं होना चाहिए या यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहां से चेक करने हैव का सब्जेक्ट ढूंढने जाएंगे तो पास वाले को ढूंढते चलेंगे, पास में जो मिलेगा वही उसका सब्जेक्ट होगा। तो प्रोफेशनल कोर्सेज को तो टू खा गया, ठीक है। एडमिशन को कमेंसिंग का तीर लग गया, कमेंसिंग को इन खा गया, तो रिजल्टेंट डिले और जो पेंडेमिक है ये दोनों इसके सब्जेक्ट बन जाएंगे, फ्री एंड फ्रेश पड़े हैं बिल्कुल। तो सब्जेक्ट क्या है? पेंडेमिक एंड द रिजल्टेंट डिले हैव पुट, वो क्या कर चुके हैं? पुट कर चुके हैं, रख चुके हैं किसको? द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री को पुट कर चुके हैं इनमें, किसमें? एन अनएनविएबल,
अनएनविएबल पोजीशन, अनएनविएबल का मतलब जो पोजीशन क्या हो, अवांछनीय हो, मतलब जो हार्ड हो, जिसके साथ इजीली डील ना किया जा सके, ऐसी स्थिति में उसे क्या कर चुके हैं, रख चुके हैं, पुट कर चुके हैं। एन यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे अनएनविएबल है, इसका मतलब वोवल अन यूज हुआ है ना, अनएनविएबल, अन मतलब ए की साउंड आई, मतलब वोवल साउंड है, इसका मतलब यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ एन यूज होगा। एन कब यूज होता है, वोवल साउंड के लिए यूज होता है। एन कब यूज होता है, जस्ट बाद अगर वोवल साउंड आए ना तो आपका एन यूज होता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आए? आगे बात करें, इट इज अंडर कंपल्सन, ये कंपल्सन में के अंडर है। कंपल्सन का मतलब अनिवार्यता, मतलब मजबूरी बोल सकते हो, विवश भी है, इस तरीके से कंपल्सन के अंदर है, अंडर है। टू स्ट्राइक, क्या करने के लिए कंपल्सन, स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब किसी चीज से टकराना या बनाना, तैयार करना। स्ट्राइक के बैलेंस, एक बैलेंस तैयार करने के लिए, बैलेंस का मतलब संतुलन, बिटवीन बीच में, किसके बीच में, इंश्योरिंग फिजिकल एंड इमोशनल वेल बीइंग ऑफ एस्पिरेंट्स, किसके बीच में, एक तो क्या इंश्योरिंग, इंश्योर करना, सुनिश्चित करना, फिजिकल जो शारीरिक, एंड इमोशनल जो भावनात्मक आपकी क्या, वेल बीइंग का मतलब मंगल होना, सही होना, खुश होना, ठीक है, सही होना, ऑफ एस्पिरेंट्स का मतलब कौन, जो आपके एस्पिरेंट्स है, जो उम्मीदवार है, एंड सस्टेनिंग, सस्टेन का मतलब बनाए रखना, ए मेरिट बेस्ट, मेरिट बेस्ट का मतलब, मेरिट का मतलब मेरिट योग्यता, बेस्ट एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन का जो प्रवेश का जो प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब जो प्रक्रिया है। तो बिटवीन यूज हुआ है आपका किसके लिए, दो चीजों के लिए, एक तो इंश्योरिंग और सस्टेनिंग के लिए। डायरेक्ट पता लग गया बिटवीन दो चीजों के लिए यूज होता है, दो चीजों के बीच में, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों अपने आप क्या बन गए, जेरेंड बन गए, क्योंकि मेन एक्शन होगा नहीं, इससे पहले कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इंश्योर करने का एक्शन हो रहा है, सस्टेन करने का एक्शन हो रहा है उन चीजों को, तो एक्शन हो रहा है, इसका एक्शन की फॉर्म में, तो एडजेक्टिव तो वैसे ही नहीं होगा, तो यहाँ पे क्लोज हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्टिविटी है नहीं कि ऐसा करते हुए किसी ने किया। तो दो बातों के बीच में, दो एक्टिविटी के बीच में बात हुई है, किस किस के बीच में, एक तो जो इंश्योरिंग का काम होता है और दूसरा जो सस्टेनिंग का काम होता है, उन दोनों कामों के बीच में। तो ये काम बताया एक टाइप से, तो काम बताया, इसका मतलब क्या, एक्टिविटी, एक्टिविटी किस फॉर्म में, एक्शन करते हुए एक्टिविटी नहीं, दो एक्शन की जो एक्टिविटी है, दो काम है, क्या क्या काम, एक तो इंश्योर करने का काम होता है और एक सस्टेन करने का काम होता है, इन दोनों कामों के बीच में, तो काम की फॉर्म में बात करें तो आपका जेरंड हो जाएगा। उनके बीच में बैलेंस तैयार करने के लिए क्या है, कंपल्सन के अंडर है, मतलब मजबूर है, उसे करना ही पड़ेगा। वाइल, जबकि क्या करते हुए, सीकिंग, सीक करते हुए, क्या सीक करते हुए, सीकिंग, सीकिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पे, चाहते हुए, मांग करते हुए, सीकिंग टू लिमिट, लिमिट करने, लिमिट करने का चाह रखते हुए, ठीक है। द लिमिट क्या, द एकेडमिक डिसरप्शन की, एकेडमिक जो शैक्षणिक जो आपका डिसरप्शन ना आए उसमें, उसको लिमिट करे, शैक्षणिक फॉर्म में डिसरप्शन जो प्रॉब्लम गड़बड़ है उसको लिमिट करने का, करते हुए, ठीक है। सीकिंग मतलब उसकी चाहत रखते हुए, मतलब उसकी कोशिश करते हुए, किसकी कोशिश करते हुए, लिमिट करने की। तो सीकिंग यहाँ पे अपने देखें तो क्या होगा, पहले तो मुझे ये बताओ, जो इट है वो किसके लिए यूज हुआ है, ऊपर वाला जो इट है वो किसके लिए यूज हुआ है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए यूज है, बैलेंस वही करेगी ना, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो इसने बोला है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री को क्या करना है, बैलेंस बनाना है, तो फिजिकल और जो इमोशनल वेलबींग एस्पिरेंट्स का, और जो सस्टेनिंग, सस्टेन बनाए रखना मेरिट बेस्ड सिस्टम को, उन दोनों के बीच में बैलेंस तैयार करने के लिए वो कंपल्सन, विवश है, मजबूर है, उसे करना ही पड़ेगा, जरूरी है उसके लिए। जबकि क्या करते हुए, साथ साथ क्या करते हुए, साथ साथ कोशिश करते हुए कि बर्डन है वो क्या हो जाए, लिमिट हो जाए, जो गड़बड़ है वो क्या हो जाए, लिमिट हो जाए। तो सीकिंग यहाँ पे अपनी बात करें तो आपका क्लोज होगा, आईएनजी क्लोज, और किसका होगा, इट यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का आपका क्लोज है। समझ में आया, क्या करते हुए उसने बोला, उसको तैयार करना है, तो इंश्योरिंग और सस्टेनिंग के बीच में, तो उसे बैलेंस बनाना है, साथ ही साथ, जबकि क्या करते हुए, साथ साथ क्या करते हुए, साथ साथ की एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, क्या करते हुए, सीकिंग टू लिमिट, लिमिट करने की ट्राई, कोशिश करते हुए। क्लियर हुआ, समझ में आया किस तरीके से वर्क करेगा। आपको पता है ना क्लोज कैसे वर्क करता है, क्लोज होता है एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर यहाँ पे सीक, अगर डायरेक्ट आप एक्शन दे देते तो इसको कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिलता, पीछे आप जाकर देखो कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सारे के सारे खाए हुए हैं। इट इसका सब्जेक्ट बनना था। आप अगर सेंस की फॉर्म में देखें कि कोशिश किसे करनी है लिमिट करने की, तो उस मिनिस्ट्री को करना, तो इट के लिए यूज हुआ ये, लेकिन इट तो ऑलरेडी इज के साथ जा चुका था, इसलिए एक्स्ट्रा एक्शन की फॉर्म में दिया है इसको, कि उसे क्या करना है, लिमिट, उसे बैलेंस तैयार करना, साथ साथ ही उसे जो बर्डन है उसको लिमिट भी करना था, साथ साथ की एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका क्लोज, क्योंकि मैन एक्शन तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले कोई मॉडल वगैरह नहीं है। समझ में आया।
उसके बाद में अपने बात करें ये मेन एक्शन तो यहाँ पे होगा नहीं, उसके बाद आपका एडजेक्टिव होगा नहीं कि उसके बाद में कोई नाउन है नहीं जिसकी ये क्वालिटी बने, किसी की क्वालिटी नहीं बन रही। जेरेंड अगर आप बनाओगे तो जेरेंड यहाँ जो आप अगर जेरेंड बना दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीकिंग फिर आपका सेटिस्फाई कहाँ से होगा, पीछे से कोई एक्शन वगैरह का तीर भी नहीं लगा, कोई प्रीपोजिशन ने भी इसको नहीं खाया, ठीक है, किसी ने सेटिस्फाई नहीं किया, आगे इसके लिए कोई सेंटेंस नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब आप बोलोगे सर इंश्योरिंग और सस्टेनिंग कैसे सेटिस्फाई, ये बिटवीन से सेटिस्फाई हो गया कि दोनों के बीच की बात कर रहा है ना, समझ में आया? तो इस तरीके से ये क्या होगा आपका क्लोज ही होगा। वैसे ना समझ में आया ऐसे देख लिया, मीनिंग की फॉर्म में देखो तो क्लोज होता है आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटी की, साथ साथ ही ऐसा कर रहे थे वो, ठीक है, या फिर उनके एक्स्ट्रा ऐसा करने वाले व्यक्ति है, तो ये दो तरीके से आप क्लोज देख सकते हो। समझ में आई चीज? अगर ना समझ में आए तो मतलब मीनिंग की फॉर्म में देखना हो तो जेरेंड डायरेक्ट एक्टिविटी होती है, वो क्या होता है, या तो कोई नाउन बन जाता है वो अपने आप, या तो सब्जेक्ट बन जाएगा या ऑब्जेक्ट बन जाएगा, या फिर मान लीजिए किसी प्रीपोजिशन वगैरह के द्वारा खा लिया जाएगा, सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। वैसे समझ में नहीं आए तो आप पहले जेरेंड चेक कर लिया करो। जेरेंड चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, आप देख लो वो कहीं से सेटिस्फाई हो रहा है क्या, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा इसका मतलब वो क्या है आपका क्लोज है। समझ में आई चीज? तो इस तरीके से अपने देख सकते हैं, बहुत सारे मेथड है इसको करने के, तो ये सारे मेथड आप यूज करके देख लो, आपको पता लग जाए क्लोज है या जेरेंड है। आगे बात करें द नीट की बात करें, नीट जो एग्जाम है आपका मेडिकल वाला इज द ओनली गेटवे, वो ओनली केवल एकमात्र गेटवे है, मार्ग है, प्रवेश द्वार है फॉर के लिए, किसके लिए, आपको क्वेश्चन पूछते चलना है साथ साथ, एमबीबीएस बीडीएस एडमिशंस, जो एमबीबीएस और बीडीएस के जो मेडिकल एडमिशंस है उसके लिए इन द कंट्री, किसमें, कंट्री में। जो नीट का जो एग्जाम है वो केवल एकमात्र प्रवेश द्वार है, एमबीबीएस और बीडीएस की जो डिग्री है उसके एडमिशंस के लिए, प्रवेश के लिए क्या है, एकमात्र, मतलब आपको नीट देना ही पड़ेगा अगर एमबीबीएस और बीडीएस में जाना है तो, इस डिग्री में जाना है तो। समझ में आई चीज? आगे बात करें इन रेस्पेक्ट ऑफ, अब किसके संदर्भ, रेस्पेक्ट का मतलब संदर्भ में, यहाँ पे रेस्पेक्ट का मतलब इज्जत देना भी होता है, रेस्पेक्ट का मतलब किसी की रेस्पेक्ट में मतलब उसके संदर्भ में, इन रेस्पेक्ट ऑफ के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, इंजीनियरिंग एडमिशन, जो इंजीनियरिंग के जो प्रवेश है, इंजीनियरिंग के जो एडमिशन है उसके संदर्भ में बात करें तो क्या होगा, द जेई इज नॉट मैंडेटरी, जो जेई का एग्जाम है वो क्या नहीं है, इज नॉट मैंडेटरी, वो मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, फॉर किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट रन, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन किए गए, चलाए जाने वाले एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, और किसके लिए, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए ये कोई जरूरी नहीं है जेई का एग्जाम। समझ में आया? बोलना क्या चाहता है कि मेडिकल के लिए अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस करना है तो आपको नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए जाने वाले जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उसके बाद जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनके लिए आपको जरूरी नहीं है आप जेई का एग्जाम दो, ठीक है, वहाँ पे जेई के एग्जाम की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाते हैं उन कॉलेजेस के अंदर, डोनेशन पे भी आपके हो जाते हैं, लेकिन जो आईआईटीज वगैरह एनआईटीज वगैरह है तो वहाँ पे आपको जेई का एग्जाम है देना पड़ेगा, जो टॉप रैंकिंग के कॉलेजेस हैं, लीडिंग जो कॉलेजेस हैं उनकी बात करें, लीडिंग जो इंस्टीट्यूशंस है, तो ये बात इसने यहाँ पे बोली है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करें तो इसने क्या बोला है, साइटिंग, साइटिंग का मतलब देखते हुए, हवाला देते हुए, बताते हुए, दृष्टांत करते हुए, वर्णन करते हुए, कुछ भी नहीं पता ये क्या बोलना चाहता है, यहाँ पे देखेंगे आगे साइटिंग, या तो ये क्या होगा, देखो साइटिंग स्टार्ट में आ गया, साइटिंग स्टार्ट में तो चार वर्किंग आती है आपके माइंड में, मैन एक्शन, एडजेक्टिव, क्लोज एंड जेरेंड। अब मैन एक्शन तो होगा नहीं क्योंकि साइटिंग आपका स्टार्ट में है, तो कोई आपके इसके आगे कोई मॉडल वगैरह है नहीं, इसका मतलब मैन एक्शन तो ये नहीं होगा। अगर यहाँ अपने बात करें एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव होगा तो इसके जस्ट बाद कोई नाउन होगी तभी होगा, और वो भी जरूरी नहीं है कि जस्ट बाद नाउन हो तो एडजेक्टिव होगा, आपको मीनिंग भी देखना पड़ेगा, अगर उस नाउन की क्वालिटी बता रहा तो ही एडजेक्टिव होगा, नहीं तो एडजेक्टिव नहीं होगा। साइटिंग द सुप्रीम, अब द सुप्रीम कोर्ट लग गया तो बीच में मतलब अलग कर दिया, द लगाकर सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया साइटिंग से, इसका मतलब एडजेक्टिव भी नहीं होगा, दो ही चीजें बचती है, क्लोज बनेगा या जेरेंड बनेगा। अगर ये साइटिंग स्टार्ट हो गया, इसका मतलब शुरू से ही स्टार्ट हो गया साइटिंग वाला, ये आपकी फॉर्म है, तो क्या होगा, तो ये सब्जेक्ट बन जाता है किसी का, तो आपका जेरेंड बनेगा, क्योंकि पीछे से तो इसको किसी ने सेटिस्फाई नहीं किया, ना तो पीछे से कोई तीर आ रहा है और ना ही पीछे से कोई तीर आ रहा है, ना ही क्या हो रहा है यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन वगैरह इसको खा रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा तो आपका जेरेंड होगा, अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी तो क्लोज होगा। चेक कर लेंगे क्या होगा, साइटिंग द सुप्रीम कोर्ट्स रेसेंट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के रेसेंट ऑर्डर जो आदेश आया है हाल ही का, उसको साइट करते हुए, उसका हवाला देते हुए, या उसका हवाला देना पता नहीं अपने को क्या है, उसका वर्णन करते हुए, उसका वर्णन करना, यानी वर्णन करते हुए इसका मतलब तो क्लोज होगा, वर्णन करते हुए कोई और का मतलब वर्णन करते हुए कोई पर्सन कुछ और कर रहा है तो आपका क्लोज होगा, ठीक है, और अगर वर्णन करना ही ऐसा है तो आपका जेरेंड होगा। देख लेंगे,
डिक्लाइनिंग टू इंटरफियर, डिक्लाइनिंग का मतलब डिक्लाइन करना, मना करना, टू इंटरफियर, इंटरफेयर का मतलब क्या होगा, हस्तक्षेप करना, किसी के बीच में टांग अड़ना, हस्तक्षेप करना, विद किसके साथ, द कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब संचालन है, ऑफ द टू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो आपके दो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कौन से हो गए आपके, जेई और उसकी नीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग को अपने चेक करते हैं, तो डिक्लाइन का काम किसने किया है, मना करते हुए, इंटरफेयर, कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो एंट्रेंस, जो प्रवेश के जो एग्जाम है उनके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनके साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बात किसका, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की बात है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या करते हुए, मना करते हुए, उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी मतलब क्लोज होगा, आईएनजी क्लोज होगा, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज कंटेंडेड, अब उसने दोबारा से नया सेंटेंस स्टार्ट कर दिया कि जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, हैज, उन्होंने क्या किया है, कंटेंडेड का मतलब दावा किया है, तो हैज का सब्जेक्ट कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक है। इसका मतलब क्या निकला, साइटिंग को कोई यहाँ पे उसने क्या नहीं दिया, उसको कोई सेंटेंस नहीं दिया, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो कौन है, रमेश पोखरियाल है। आगे पढ़ लेते हैं, क्या पता आगे सेंटेंस हो, दैट की द इशू इज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड, कि इशू को क्या किया जा रहा है, बीइंग पॉलिटिसाइज्ड का मतलब उसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इस इशू को, ऐसी बात उन्होंने बोली है, दावा किया है। तो साइटिंग यहाँ पे क्या निकला अपना, जेरेंड नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो सकती है, वो चेक कर लेते हैं, किसकी, रमेश पोखरियाल की एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो सकती है क्या, देखते हैं दोबारा से, कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए रमेश पोखरियाल जी ने दावा किया है, बिल्कुल सही है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है किसकी, रमेश पोखरियाल की, क्या कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट ऑर्डर है, क्या करते हुए, डिक्लाइन, मना करते हुए, जो ऑर्डर क्या है, जो मना करते हुए क्या, कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये मना करते हुए, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो एग्जाम होने यूजीसी के साथ हमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसको क्या कर, उसका मना करते हुए जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर का हवाला देते हुए जो रमेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने क्या किया है, दावा किया है, क्या दावा किया है, तो दैट की 3 वर्ग की जो वह फर्स्ट वर्किंग अपने की पढ़ेंगे, तो की यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, कि दावा किया है कि जो इश्यू है, जो मुद्दा है, उसको क्या किया जा रहा है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ये बात उन्होंने बोली है। तो साइटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आईएनजी क्लोज, समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं, हिज आर्ग्यूमेंट, उसका जो दावा है या फिर विवाद है, जो भी बात है उनकी, ठीक है, इज दैट, वो ये है कि, की तरह पढ़ेंगे, अभी इसको दैट की तरह पढ़ेंगे, वैसे भी की ही होगा, क्योंकि वह होता तो इसके बाद कोई नाउन होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो क्या दैट ए लग गया ना, तो उसको क्या सेपरेट कर दिया, जो होगा तो उसके लिए आगे क्या होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट बनता है, जो होता है तो सब्जेक्ट बनता है, तो उसके लिए कोई आगे क्या होना, मॉडल वगैरह, तो आगे कोई मॉडल वगैरह भी नहीं है, और आगे कोई नाउन भी नहीं है, जिसके अगर इंडिकेशन हो तो किसको इंडिकेट करेगा, वो नाउन होनी चाहिए, तो यहाँ पे दैट ना तो वह है ना जो है, तो यहाँ पे जो आपका दैट है वो डायरेक्ट ही पता लगे की है, कि हिज आर्ग्यूमेंट, पोखरियाल का जो आर्ग्यूमेंट है इज दैट, वो ये है कि ए साइलेंट मेजोरिटी, साइलेंट मेजोरिटी का मतलब क्या निकलेगा, साइलेंट मेजोरिटी का मतलब जो मेजोरिटी चुप है, मेजोरिटी का मतलब बहुत ज़्यादा, मेजोरिटी का मतलब अधिकता होना, मतलब कि दो पक्ष हो गए, उसमें एक माइनॉरिटी एक मेजोरिटी, जो ज़्यादा मत के लोग होते हैं वो मेजोरिटी होती है, एक साइड ज़्यादा होते हैं वो आपकी मेजोरिटी होती है। तो हिज आर्ग्यूमेंट, उसका जो आर्ग्यूमेंट है कि जो साइलेंट मेजोरिटी है, साइलेंट का मतलब चुपचाप है, मतलब मेजोरिटी तो है, किसी बात के पक्ष में तो है लोग, लेकिन कैसे हैं वो, उसको उस बात के लिए अपनी वॉइस नहीं सामने लेकर आ रही, मतलब अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे, वो क्या कर रहे, चुपचाप सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब किसी पॉइंट को वो चुपचाप सपोर्ट करे, उसको बोलते हैं साइलेंट मेजोरिटी। तो ए साइलेंट मेजोरिटी फेवर्स, वो फेवर करती है, एक जो साइलेंट मेजोरिटी डज फेवर सब्जेक्ट उसका, ठीक है, बिल्कुल सही है, सिंगुलर है, फेवर सपोर्ट करती है, पक्ष देती है किसका, द एग्जाम्स, किसका, एग्जाम का, कि एग्जाम का पक्ष देती है, एज, एज की तरह, या तो की तरह होगा, एज की बहुत सारी वर्किंग, एज का मतलब जैसे कि, की तरह, और बिकॉज, क्योंकि भी होता है, अपने जैसे की तरह लेकर चलते हैं, जैसे कि एन ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है, जो आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में जबरदस्त नंबर संख्या है किसकी, ऑफ किसकी, रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो कि कैसे कैंडिडेट्स आपके रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है, रजिस्टर्ड का मतलब रजिस्टर कर चुके हैं, पंजीकृत हो चुके हैं, मतलब एग्जाम के लिए, तो रजिस्टर्ड यहाँ पे V2 है या V3 है, देखो V2 तो होगा नहीं, V2 होगा तो डिड रजिस्टर होगा, तो लेकिन उससे पहले तो ऑफ का, ऑफ है, ऑफ रिपोर्शन है, मतलब दीवार है, तो दीवार के बाद भी डिड आपका सर्वाइव नहीं करेगा, उसको तो क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, इसका मतलब ये आपका क्या होगा,
यहाँ पे ये सर्वाइव ही नहीं करेगा, तो सर्वाइव दीवार के बाद में आपका मॉडल नहीं आ सकता, क्योंकि मॉडल को तो सब्जेक्ट वगैरह चाहिए ना, तो ये नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या निकला, ये आपका V2 तो नहीं है। अगर V3 की बात करें तो V3 में क्या है ये अपने देखते हैं, तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। किसका एडजेक्टिव है, कैंडिडेट का। कैंडिडेट कैसे, जो रजिस्टर कर चुके हैं वो वाले कैंडिडेट्स, जो उम्मीदवार हैं, हैव डाउनलोडेड, वो क्या कर चुके हैं, डाउनलोड कर चुके हैं देयर एडमिट कार्ड्स, अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर चुके हैं। हैव का सब्जेक्ट अपने ढूंढने चले तो हैव का सब्जेक्ट अपने देखें, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को कौन कहा गया, ऑफ, तो एन ओवरवेलमिंग नंबर है, ओवरवेलमिंग नंबर है। अब आप बोलोगे सर एक ओवरवेलमिंग नंबर की बात, एक संख्या डाउनलोड कर चुकी है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि सर अगर एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में आते बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं, सब्जेक्ट मिलता है एन ओवरवेलमिंग नंबर, मतलब ओवरवेलमिंग को एक बार आप हटा दो, ठीक है, ए नंबर अपने बोल सकते हैं। तो एक नंबर की बात हो, सर एक नंबर तो सिंगुलर है, फिर हैज आना चाहिए था, हैव कैसे आ गया, ये चीज क्लियर करो मुझे। तो ये चीज क्लियर कैसे होगी, माइंड में पिक्चर बनाने से होगी। तो माइंड में पिक्चर बनाओ, आपकी बोलना क्या चाहता है, माइंड में पिक्चर बनाओ, आप पढ़ना, बोलना कि आपको क्या दिखेगा। अगर एक संख्या दिखेगी, ओनली एक संख्या दिखेगी, नंबर, जैसे 50 स्टूडेंट है तो वो 50 नंबर दिखेगा तो सिंगुलर आएगा। अगर आपको एक संख्या में वो 50 के 50 स्टूडेंट्स अलग अलग दिखते हैं तो आपका क्या आएगा, प्लूरल आएगा। समझ में ये चीज। तो इसने क्या बोला है कि जो रजिस्टर कर चुके उन स्टूडेंट्स की एक संख्या डाउनलोड कर चुकी है। तो मान लीजिए 50 स्टूडेंट है वो डाउनलोड कर चुके हैं, तो अपने एडमिट कार्ड को 50 स्टूडेंट की संख्या डाउनलोड करेगी या वो 50 स्टूडेंट डाउनलोड करेंगे, मुझे बता दो। तो यहां पे जो ए नंबर है ना आपका, वो स्टूडेंट्स की एक संख्या को नहीं बता रहा, एक संख्या में स्टूडेंट्स को बता रहा है। जैसे वन ऑफ द बॉयज बोलते हैं तो बॉयज में से एक, तो ऑफ आपका वहां पे सिलेक्ट करने का काम करता है, उनमें से एक को लेकर का, मतलब उन बॉयज का एक है, उन बॉयज का एक है, मतलब उन बॉयज में से एक है ना। हिंदी में अपने देखें वैसे तो वन ऑफ द बॉयज होगा, मतलब बॉयज का एक है, लेकिन हिंदी में देखें तो उन बॉयज में से एक बोला जाएगा उसको, क्योंकि ऑफ वहां सिलेक्शन का काम कर रहा है, उनमें से एक को निकाल रहा है। तो यहाँ पे ए नंबर की बात करें तो कैंडिडेट्स है, उन स्टूडेंट्स में, नंबर में जो स्टूडेंट्स है, इतनी संख्या में जो स्टूडेंट्स है वो डाउनलोड कर चुके हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे दोबारा से देखो। जैसे मैं एक बात बोलूं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, तो आपको क्या दिखेगा, 50 स्टूडेंट, 50 दिखा, फिर 51 दिखा, 51, 52, 53, 54 दिखाई दे रहे हैं ना। तो वो संख्या बढ़ती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको, स्टूडेंट भी दिख रहे हैं बढ़ते हुए, लेकिन हाँ स्टूडेंट तो दिख रहे हैं बढ़ते हुए, लेकिन संख्या भी बढ़ती नहीं दिख रही क्या। तो संख्या पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप कर सकते हो ना। तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 51 आपका 52 हो गया, इसका मतलब वो नंबर इंक्रीज हुआ, वो डिजिट इंक्रीज हुआ, तो वहां पे सिंगुलर आएगा। समझ पा रही हो ना चीज को। अब यहां पे मैं ऐसे बोलूं, यहां देखना वो संख्या दिखेगी, जैसे 51 स्टूडेंट अपने बात करें तो वो डाउनलोड कर चुके हैं, तो मुझे बताओ वो 51 जो संख्या है, देखो पहले तो स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, मतलब पहले 50 थे अब 51, मतलब वो संख्या बढ़ती दिख रही है ना, 50 51 हो गया, 51 52 हो गया, 52 53 हो गया, वो संख्या बढ़ रही है ना। तो अब वो संख्या पे बात कर रहे हैं। अब डाउनलोड करने की बात करते हैं, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो 50 है वो डाउनलोड कर रहे हैं, फिर वो 51 जो 51 है वो डाउनलोड कर रहा है, 52 डाउनलोड कर रहा है क्या, वो 53 डाउनलोड कर रहा है क्या, 53 डाउनलोड नहीं कर रहा, वो 53 स्टूडेंट्स डाउनलोड कर रहे हैं। तो अपने आप क्या होगा, स्टूडेंट्स दिख जाएंगे, तो इसका मतलब ये हैव आएगा। क्लियर हुआ आप लोगों की, समझ में आई ना चीज। तो अब से ऐसी चीज मत रटना कोई भी, जैसे क्या बोलते हैं कि दा लग जाता है तो क्या होता है, नंबर के साथ दा लग जाता है तो सिंगुलर हो जाता है, और ए लग जाता है तो प्लूरल हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ए लगने के बाद भी सिंगुलर आपने देखा होगा आता है, ठीक है। ए नंबर इज रिक्वायर्ड, मैंने बोला ए नंबर इज रिक्वायर्ड, मुझे एक नंबर की जरूरत है। देखो आपको ऐसे लिखाया जाता है ना, एक रूल लिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, यहाँ पे वो रूल खत्म होगा क्या कि अपने की दा नंबर आता है तो प्लूरल सिंगुलर आता है, ए नंबर आता है इसलिए क्या आता है आपका सिंगुलर आता है, ऐसे लिखाया जाता है ना। तो मुझे बताओ ए नंबर इज रिक्वायर्ड, मुझे एक नंबर की जरूरत है। जैसे मान लीजिए मैं कोई स्पोर्ट में खेल रहा हूँ, किसी चीज़ में खेल रहा हूँ, मतलब पार्टिसिपेट किया मैंने, तो मुझे बोला मुझे कोई एक नंबर तो दो कि जिसके अकॉर्डिंग मेरे मतलब मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ। जैसे किसी को 1 नंबर मिल गया, किसी को 2 मिल गया, किसी को 5 मिल गया, किसी को 7 मिल गया। जैसे अपनी क्रिकेट टीम की बात करें, किसी को 7 है, MS धोनी, ठीक है, तो 7 नंबर मिल गया। इस तरीके से अपने बात करें, समझ में आ रही है चीज़। तो उस तरीके से अगर आप बात करो, टी शर्ट पे नंबर चाहिए मुझे, तो ए नंबर ऑफ माई टी शर्ट। अब आप बोलोगे सर कि वो तो ये लिखवाते हैं ए नंबर ऑफ होता है तब आपका प्लूरल आता है, तो ए नंबर ऑफ माई टी शर्ट इज रिक्वायर्ड टू मी, मुझे
चाहिए वो नंबर, तो ए नंबर के साथ इज नहीं आया क्या, मुझे एक ही नंबर चाहिए ना, बहुत सारे तो नहीं चाहिए ना, इज आ गया, तो मतलब वो रूल आपका क्या हो गया यहाँ से खत्म। समझ में आई चीज। और द नंबर की बात करें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स आर कमिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स have downloaded their admit card, the number of students, मतलब पहले बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट आए, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा नंबर में स्टूडेंट्स आए, और जो वो नंबर में स्टूडेंट है वो पर्टिकुलर जो संख्या है, जो स्टूडेंट आए उन्हीं की जो संख्या है, द नंबर, मतलब मैनी स्टूडेंट्स कैम, मतलब सेवरल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैम, ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैनी स्टूडेंट्स कैम इन ए वेरी बिग नंबर, एक बहुत बड़े नंबर में स्टूडेंट्स आए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डाउनलोडेड देयर एडमिट कार्ड्स, और उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। तो यहाँ पे फिर से हैव नहीं आया, द नंबर के साथ हैव आया कि नहीं आया, तो अब रटोगे क्या, द नंबर के साथ ही जाता है, ए नंबर के साथ आपका आर आता है, या फिर द नंबर के साथ सिंगुलर आता है और आपका ए नंबर के साथ प्लूरल आता है। अब बताओ इन दोनों एग्जाम्पल जो मैंने एग्जाम्पल दिए, फिर वहां पे द नंबर और ए नंबर कहाँ पे आया आपका, बताओ मुझे। तो ये रूल आपका खत्म हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना यहाँ पे खत्म। तो ये होती है रियलिटी। तो कोई रूल नहीं होता, आपको पिक्चर बनानी है कि माइंड में दिख क्या रहा है। तो यहाँ पे वो संख्या नहीं दिखाई दे रही है अपने को डाउनलोड करते, वो स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आप स्टूडेंट्स बन गए तो आपका प्लूरल हो जाएगा। ये डाउट क्लियर हुआ क्या, बड़ा ही शानदार वाला ये पॉइंट था, बहुत ही अच्छी वर्किंग यहाँ पे अपने को सीखने को मिली। आगे बात करें फ्रॉम एन एकेडमिक परस्पेक्टिव, अगर अपने एक एकेडमिक परस्पेक्टिव दृष्टिकोण से बात करें, एकेडमिक जो दृष्टिकोण है उससे, अगर शैक्षणिक दृष्टिकोण से अपने बात करें, फ्रॉम एन एकेडमिक परस्पेक्टिव, द सुप्रीम कोर्ट हैज राइटली ऑब्जर्व, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया है, राइटली ऑब्जर्व, उसने राइटली ऑब्जर्व किया है, मतलब उसने ऑब्जर्व किया है, राइट का मतलब सही तरीके से ऑब्जर्व किया है, मतलब दिखाया है किस चीज को, जांच की है, ऑब्जर्व दैट की तरह पढ़ेंगे, दैट की द करियर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का जो करियर है, उनका जो विकास है, जो आगे का करियर है, कैन नॉट बी पुट इन पैरिल फॉर लॉन्ग, उसे क्या नहीं किया जा सकता, पैरिल का मतलब क्या है, संकट, संकट में नहीं रखा जा सकता, डाला जा सकता फॉर लॉन्ग, ज्यादा टाइम के लिए। ये बात एकेडमिक पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एकेडमिक फॉर्म में अगर अपने बात करें तो। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे, तो स्टार्ट करें यहां पे पढ़ना। मिस्टर पोखरियाल इज एप्रीहेंसिव, मिस्टर पोखरियाल एप्रीहेंसिव का मतलब क्या है, चिंतित है, मिस्टर पोखरियाल क्या है, चिंतित है, दैट की को की तरह पढ़ेंगे एक बार, दैट की फर्दर डिले कुड लीड टू ए जीरो एकेडमिक ईयर, कि जो फर्दर अगर डिले किया जाता है, अगर और देरी की जाए तो वो क्या कर सकता है, आपका लीड कर सकता है, किसकी तरफ अग्रसर हो सकता है, एक जीरो एकेडमिक ईयर की तरफ, मतलब जीरो एकेडमिक ईयर का मतलब पूरे ईयर के अंदर, उस पूरे सेशन में ही कॉलेज वगैरह चले नहीं, कोई शिक्षा हुई नहीं, वहां पे एजुकेशन वगैरह हुई नहीं, कंडक्ट ही नहीं हुई, ठीक है, उस तरीके से उसने बोला है। एक कंसर्न, जो कि क्या एक कंसर्न है, एक चिंता है, शेयर्ड बाय मैनी एकेडमिक्स, वो बहुत सारे जो एकेडमिक्स है आपके, एकेडमिक्स का मतलब शिक्षक वगैरह जो हैं उनके द्वारा शेयर किया गया एक चिंता है, कौन सी, जो पोखरियाल वाली है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। आगे बात करें ग्राउंड रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटी का मतलब जो धरातल से आ रही है, जो जमीनी जो रियलिटी सच्चाई है, मतलब लोगों से जो रियल जो सच्चाई है, रियलिटी इज रिफ्लेक्ट, वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या है आपका डू रिफ्लेक्ट है, ग्राउंड रियलिटीज का सब्जेक्ट क्या है, डू रिफ्लेक्ट, बिल्कुल से रियलिटीज आपकी प्लूरल है, इसका मतलब डू रिफ्लेक्ट ही आएगा, प्लूरल आएगा, रिफ्लेक्ट नहीं आएगा, डज रिफ्लेक्ट नहीं आएगा। ग्राउंड रियलिटीज रिफ्लेक्ट द कंसर्न्स, वो इन इश्यूज को, इन मुद्दों को, इन चिंताओं को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, मतलब प्रावर्तित करती है, मतलब वो लेकर आती है, दिखाती है, फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी साइड से वो बताती है कि मतलब रियल में प्रॉब्लम है। आगे बात करें मोर देन, ज्यादा, कंपैरिजन में ज्यादा, मोर देन द फियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19, कोविड-19 कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना इसका मतलब तो आपका क्या होता है, समझौता वगैरह करना, इकरार करना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब संकुचित करना होता है, कम करना होता है, सिकोड़ना भी होता है, सिकोड़ना किसी चीज को, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब रोकना, रोकने की फॉर्म में बोल सकते हैं। मोर देन द, जो डर है कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19, मतलब उसको वहां से निकालना, खत्म करना, फ्रॉम एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर से उस कोविड-19 को खत्म करने का जो कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब उसको रोकने का, उसको रोकने का, ठीक है, उसको सिकोड़ने का जो डर है, उससे भी ज्यादा एस्पिरेंट्स फेस प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, जो एस्पिरेंट्स उम्मीदवार है वो क्या करते हैं, फेस, सामना करते हैं किसका, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस का, जो लिमिटेशन का मतलब जो आपकी सीमाएं हैं, सीमित है, वो प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहारिक तौर पे उसको फेस करते हैं, मतलब इस डर से भी ज्यादा कि कैसे कोविड-19 को रोका जाएगा वहां पे फैलने से, कहां पे, अगर एग्जाम सेंटर, उससे भी ज्यादा
जो आपकी चीज़ है वो क्या है, जो आपको प्रैक्टिकल लिमिटेशन हो रही है, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट वगैरह के अपने बाद व्यवहारिक मतलब वहाँ जाएंगे कैसे, एग्जाम देने कैसे जाएंगे, स्टे कहाँ पे करेंगे, वो वाली चीज़ें की बात कर रहे हैं। आगे अपने बात करें, उसने बोला द नीट विल बी कंडक्टेड, नीट को संचालित किया जाएगा, उसको करवाया जाएगा इन 3 सेंटर्स अक्रॉस 155 सिटीज़, मतलब इतने सेंटर्स में पूरे अक्रॉस 155 जो सिटीज़ है उसके अक्रॉस इतने सेंटर्स में उसको कंडक्ट करवाया जाएगा। वेर इज का मतलब क्या है, जबकि द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, उम्मीदवार का जो नंबर है, इज अबाउट 15.97 लाख, जो 15.97 लाख उनका नंबर है। अब मुझे बताओ यहां पे जो नंबर की बात हुई है, वेयर इज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का जो नंबर है वो क्या है, लगभग अबाउट का मतलब यहाँ अबाउट के बारे में भी होता है, इतने लाख के बारे में नंबर थोड़ी है, लगभग इतना नंबर है। तो यहाँ पे अबाउट की दो वर्किंग होती है, क्या के बारे में या लगभग, तो यहाँ पे लगभग है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला है कि आपको क्या दिखेगा कि जो उन स्टूडेंट, आपको पहले देखना कंफ्यूजन आएगा कि सर हमें स्टूडेंट भी दिख रहे हैं, तो ये वाला केस है। नाउन और एडजेक्टिव का पता लगाते हैं तो अपने क्या करते हैं, पहले क्या चेक करते हैं, एडजेक्टिव चेक करते हैं ना, पहले एडजेक्टिव चेक करते हैं फिर नाउन चेक करते हैं, पहले कैसा चेक करते हैं बाद में क्या चेक करते हैं। अगर कैसा सेटिस्फाई हो जाए इसका मतलब वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि क्या तो दोनों में कंफ्यूज करता है अपने को। उसके बाद में क्या चेक करना होता है कि नाउन भी है या नहीं है, अगर एडजेक्टिव ना है तो। वही केस यहाँ पे है। क्या करोगे आप, सबसे पहले आप चेक करो, क्या चेक करो, पहले आप नंबर को चेक करो, संख्या दिख रही है क्या। अगर संख्या ना दिखती हो फिर स्टूडेंट देखने हैं, क्योंकि संख्या के साथ स्टूडेंट तो दिख ही जाएंगे। तो पहले संख्या चेक करते हैं, क्या कि जो नंबर है, उम्मीदवारों की जो संख्या है वो 15 है, 15 लाख को एक बार 15 पढ़ लेते हैं, उम्मीदवारों की संख्या है वो 15 है, तो आपको वो 15 संख्या दिख रही है क्या, 15 संख्या की स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 15 है। मान लीजिए रजिस्टर पे लिखी हुई दिख रही है क्या, कितने स्टूडेंट है क्लास में, 15 स्टूडेंट है, दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, वो संख्या लिखी हुई दिख रही है ना। इसका मतलब क्या, संख्या दिख रही है, इसका मतलब संख्या पे ही बात कर रहा है, तो संख्या पे बात कर रहा है तो सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। अब 15 स्टूडेंट भी आपको क्लास में दिखेंगे, लेकिन मुझे ऐसे बताओ उन स्टूडेंट्स की वो संख्या भी दिख रही है कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया कि आज क्लास में कितने स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट्स है, तो वो संख्या आपको दिख रही है क्या, दिख रही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला 15 स्टूडेंट्स ने क्या किया है, डाउनलोड किया है, तो मुझे बताओ वो 15 जो संख्या मेरे बोर्ड पे लिखी हुई है वो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हुए दिख रही है क्या। अब दोबारा से क्लियर होगा यहाँ पे। अब मैंने बोला क्लास में 15 स्टूडेंट्स है, तो आपको वहां पे वो 15 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे, 15 जो संख्या है लिखी हुई वो दिखाई दे रही है क्या, दे रही है ना। मैंने बोला 15 स्टूडेंट्स जो संख्या में द नंबर 50 नंबर जो है, मान लीजिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डाउनलोड कर चुके हैं अपने एडमिट कार्ड को, तो वो जो 15 बोर्ड पे लिखी हुई जो संख्या है वो आपको डाउनलोड करती हुई दिखाई दे रही है क्या, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बात करो ना, वो आपको डाउनलोड करती हुई दिखाई दे रही है क्या, तो वो नहीं दिखाई दे रही, वो 15 स्टूडेंट डाउनलोड करते हुए दिखाई दे रही है, तो अपने आप प्लूरल बन गया, स्टूडेंट अपने आप आगे, वो संख्या नहीं दिखाई दे रही एक्टिविटी करते हुए। क्लियर हुआ ना। अब ज्यादा क्लियर हो गया, बड़ा शानदार वाला कॉन्सेप्ट है, तो आगे से इसमें आपको कभी डाउट नहीं आएगा, द नंबर, ए नंबर वगैरह जो भी आपका आता है सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, रटना मत इसको। आगे बात करें 4 के लिए कि इसके लिए एन एस्टिमेटेड 8.58 लाख एस्पिरेंट्स, जो 8.58 लाख, एन एस्टिमेटेड का मतलब क्या है, जो अनुमानित है, ईडी एडजेक्टिव हो जाएगा किसका, एस्पिरेंट्स का, अनुमानित जो इतने लाख एस्पिरेंट्स है उनके लिए द जेई विल बी हेल्ड इन 660 सेंटर्स इन 12 शिफ्ट्स, जो जेई होगा वो आपका क्या होगा 12 शिफ्ट में, 12 शिफ्ट में मतलब अलग अलग टाइम स्लॉट दे दिए जाएंगे, उसमें 660 जो आपके सेंटर है वहां पे होगा, संचालित किया जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल, जो नेक्स्ट एडिटोरियल में क्या चले हैं, नेक्स्ट आपके पैराग्राफ पे चलते हैं, एडिटोरियल तो सेम ही है। आगे बात करें विद मैनी स्टेट्स, साथ में, किसके साथ में, मैनी स्टेट्स के साथ में, बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उनके साथ में, नॉट रिज्यूमिंग, न रिज्यूम करते हुए, वापस शुरू करते हुए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वापस ना शुरू करते। तो मैंने आपको जेरेंट क्लोज करना सिखा दिया ना, कि कैसे जेरेंट क्लोज का पता करना होता है, कैसे मेन एक्शन, तो आईएनजी दिखते ही आपको 4 वर्किंग दिखनी चाहिए, तो ये चीज़ आपको आती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप बता देता हूँ मैं आपको, क्या कि आप भी बताओ कि क्या है ये, मैं बताता हूँ ये क्या है, स्टेट्स की एक्स्ट्रा एक्टिविटी, मतलब उसका क्लोज है, मतलब स्टेट्स, उन स्टेट के साथ, कौन से स्टेट जो नया रिज्यूम करते हुए, जो रिज्यूम नहीं कर रहे किसको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को। तो यहाँ पे आप आर लगा कर देख लो एक बार, आर नॉट रिज्यूमिंग सेंटेंस, अगर सेंटेंस बनता हो ना, एक चीज और तरीका होता है क्लोज को आइडेंटिफाई करने का, जिसके लिए क्लोज यूज हुआ है उसके साथ सेंटेंस अलग से बनाकर देख लिया करो। मेनी स्टेट्स आर नॉट रिज्यूमिंग, तो अगर सेंटेंस बन रहा है, सेंटेंस तो वैसे बन ही रहा है, लेकिन मीनिंग की फॉर्म में देखना है
कि स्टेट्स क्या नहीं कर रहे, रिज्यूम नहीं कर रहे। जेरेंड में भी आपका सेंटेंस तो बन जाएगा क्योंकि आईएनजी दिखेगा तो वो तो दिखने में तो सेंटेंस लगेगा, लेकिन जब आप बोल कर देखोगे ना तो मीनिंग नहीं ले पाएगा। जेरेंड में ये होता है और क्लोज में ये होता है कि वो सेंटेंस का मीनिंग ले जाए, क्योंकि वो रियल में होता क्या है, एक सेंटेंस ही तो होता है। लेकिन जब अपने पास वो जिस एलिमेंट के लिए वो सेंटेंस देना होता है वो फ्री नहीं बचता, तो उसका एक्शन की फॉर्म, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में दे देते हैं उस एक्शन को। होता तो रियल में वो एक्शन ही उसका। क्लियर हो आप लोगों के? तो विद ले गया था मैंने स्टेट्स को, इसलिए यहाँ पे जो आपका रिज्यूमिंग वाला है उसको क्या कर दिया गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्लोज की फॉर्म में दिया गया। मतलब जो ट्रांसपोर्ट को रिज्यूम ना करने, वापस से शुरू ना करने वाले, ठीक है, वो स्टेट्स, उन स्टेट्स के साथ एंड और होटल्स रिमेनिंग क्लोज, और होटल्स के साथ। अब एंड का रिफ्लेक्शन विद के बाद जाएगा, मतलब स्टेट्स के साथ और होटल के साथ। होटल्स कौन से? जो रिमेनिंग क्लोज्ड, जो रिमेनिंग क्लोज्ड है, मतलब क्लोज्ड फॉर्म में बने हुए हैं। होटल्स आर रिमेनिंग क्लोज्ड, तो बने हुए मतलब ये भी उसका क्लोज हो जाएगा। क्लोज्ड फॉर्म में बने हुए हैं उन होटल्स के साथ ट्रैवल, जो यात्रा, ट्रैवल का जो जाने का जो सिस्टम है, एंड अकोमोडेशंस। अकोमोडेशन का मतलब होता है रहना, निवास, जो रहने की व्यवस्था है। फॉर के लिए, किसके लिए? कैंडिडेट्स के उम्मीदवारों के लिए। फ्रॉम, कहाँ से? जो कैंडिडेट आपके इंटीरियर रीजन्स, आंतरिक जो रीजन एरिया है वहाँ से। इज ए मेजर चैलेंज, वो क्या एक मेजर चैलेंज है। क्या मेजर चैलेंज है? ट्रैवल एंड अकोमोडेशन क्या है इसका सब्जेक्ट है। सर ये तो दो है, प्लूरल क्यों नहीं होगा? दोनों को एक साथ बोला है कि ट्रैवल और रहना, मतलब कुल मिलाकर उनकी प्रॉपर वहां रहने की व्यवस्था, मतलब उस जगह तक पहुंचने की व्यवस्था, मतलब एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की, एग्जाम सेंटर को एक्सेस करने की पूरी बात हुई है। पूरी एक्सेसिबिलिटी को एक साथ बोला है। ट्रेवल एंड एकोमोडेशन का मतलब पूरी व्यवस्था को बताया है एक साथ। क्या व्यवस्था? तो ये होगी ना, एक तो वहां पहुंचना और दूसरा वहां रहना, तो ये पूरी व्यवस्था को बताएगा। तो वो क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसके साथ है? बहुत सारे स्टेट्स क्या उन्होंने क्या किया, रिज्यूम नहीं किया ट्रांसपोर्ट को, और होटल अभी भी क्या है आपके क्लोज हैं। उसके साथ जो ट्रेवल और रिकमेंडेशन है कैंडिडेट्स के लिए, वो क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बात इसने यहाँ पे बोली है, समझ में आया? आगे बात करें सोशल एंड कल्चरल प्रेशर। एक तो सोशल, समाज का जो प्रेशर है, ठीक है, बिल्कुल सही, समाज का तो प्रेशर आएगा, यहाँ पे भी आता है। और कल्चरल, जो सांस्कृतिक, जो आपका जैसी संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर है, आर सच दैट, वो ऐसे हैं कि, कैसे हैं कि, आर का सब सोशल एंड कल्चरल प्रेशर आपका, ठीक है, वो ऐसे हैं कि गर्ल्स फ्रॉम विलेजेस, लड़कियां जो गांवों से हैं, एंड टीयर 3 टाउन्स, और टीयर 3 मतलब जो छोटे वाले टाउन, कस्बे हैं, आर का सब्जेक्ट क्या है? गर्ल्स हो गया। आर लाइकली, उनके चांसेस हैं, टू फेस, सामना करने का, हर्डल्स का मतलब प्रॉब्लम्स, बाधाओं का, एज जैसे कि ट्रैवलिंग अलोन, ट्रैवल अलोन, अकेले ट्रैवल करना, वुड नॉट बी, वो नहीं होगा, वुड नॉट बी एनकरेज नहीं किया जाएगा, मतलब उसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अंडर दीज अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, किसके अंडर? इन दीज, ये जो आपकी अनयूजुअल, असाधारण, अजीब टाइप की जो सर्कमस्टेंसेस है, उस परिस्थितियों के अंदर उनको, उनकी अकेले ट्रैवलिंग को एनकरेज नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये सोसाइटी की फॉर्म में भी हो कि ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो लड़की को अकेले कैसे भेज सकते हो आप? ठीक है, एक तो ये सोशल हो गया, और कल्चरल वैसे भी हो गया कि लड़की को अकेले अपने नहीं भेज सकते, वो कहाँ कहाँ मतलब जगह ढूंढेगी, कहाँ रहने का सिस्टम बैठाएगी। तो उस तरीके से इसने बात बोली है। तो ये प्रेशर भी हैं, जैसे कि कौन कौन से, कि गर्ल्स जो विलेज से और टीयर 3 से, उनके चांसेस है क्या करने के, फेस, हर्डल्स को फेस करने के, क्योंकि यहाँ एज क्योंकि की तरह है, क्योंकि उसने रीजन दिया है ना हर्डल को फेस कैसे, क्योंकि अकेले ट्रेवल करने को बढ़ावा नहीं दिया जाए। तो बढ़ावा किसको नहीं दिया जाएगा? ट्रैवलिंग अलोन को। तो वुड का सब्जेक्ट क्या है आपका? ट्रैवलिंग अलोन, इसका मतलब ये आपका जेरेंड है। कहीं ऐसे मत सोचना कि लड़कियां ही साथ साथ क्या करें, अलोन ट्रैवल करने वाली लड़कियां, अलोन ट्रैवल करने वाली लड़कियों की बात हो रही है। हाँ हो सकता है, लेकिन इसने आगे सब्जेक्ट बना दिया, तो उसने ओनली लड़कियों के लिए नहीं बोला, उसने ट्रैवलिंग अलोन की पूरी एक्टिविटी की बात की, इसको जेरेंड बनाते हुए। समझ में इतना क्लियर है? आगे बात करें, इवन इफ, भले ही, इवन इफ का मतलब भले ही, होटल्स आर ओपन, होटल्स क्या है? ओपन है, खुले हैं या ओपन किए जाते हैं, एट शॉर्ट नोटिस, किस पे? शॉर्ट नोटिस, मतलब जो आपकी अल्प सूचना पे, मतलब अपनी बात करें छोटी नोटिस पे, मतलब थोड़ा सा नोटिस दे दिया गया कि एग्जाम के अंदर आप होटल को क्या करो, ओपन करो। द फियर, जबकि उनको क्या किया जाए, भले ही उनको ओपन कर दिया जाए, फिर भी क्या होगा? द फियर ऑफ पैंडेमिक, जो फियर है, डर है पैंडेमिक, इस कोरोना का,
माइट डिटर, वो रोक सकता है, डिटर का मतलब रोकना, डिटर्जेंट जो आपका होता है उसके अकॉर्डिंग डिटर्जेंट जो क्या करता है दाग धब्बों को रोकता है। तो माइट डिटर ए सेक्शन ऑफ एस्पिरेंट्स, जो एक सेक्शन एक वर्ग है किसका, एस्पिरेंट्स का, जो आपके क्या है उम्मीदवार है उनका, फ्रॉम स्टेइंग देयर, वहां रुकने से, क्या कर सकता है, वहां पे रुकने से उनको क्या कर सकता है, रोक सकता है। फ्रॉम स्टेइंग की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी से रोक सकता है, तो जेरेंड हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉम क्या है, जेरेंड यहाँ पे आपकी क्या है प्रीपोजिशन, उसके बाद में सर्वाइव करेगा नाउन। तो वहां रुकने से रोक सकता है किसको, जो पेंडेमिक का फियर है वो माइट का सब्जेक्ट फियर है वो रोक सकता है। भले ही होटल खुल जाए लेकिन वहां रुकने से रोक सकता है किसको, रुकने से रोक सकता है कैसे, मतलब रुकने नहीं देगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको डर रहेगा कि होटल में जाएंगे तो यहाँ पे पता नहीं कितने टाइप के लोग आते हैं और कितने लोगों ने इस रूम को एक्सेस किया है, यूज़ किया होगा। तो मान लो कोई पेशेंट हो, जो मान लो जिसके कोरोना हो, उसने भी यूज़ किया तो उसके हाथ वगैरह भी लगे होंगे गेट वगैरह पे, अपने बात करें हर जगह उसके हाथ वगैरह, बेड पे भी वो सोया है, ठीक है, तो उस तरीके से उनको डर लगेगा तो वो वहाँ रुक भी नहीं पाएंगे। तो ये बात इसने बोली, मतलब सिचुएशन बता रहा है कि एग्जाम कैसे कंडक्ट होंगे। देखो एडमिट कार्ड तो आ चुका है, एक तो बात ये हो रही है कि एडमिट कार्ड ही डाउनलोड हो चुके हैं, अब आप आगे पोस्टपोन कैसे कर सकते हो। उसके बाद दूसरी आप सिचुएशन देखो तो बहुत गंदी हालत हो रखी है, कई जगह तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है, तो वहाँ पे बच्चे कैसे पहुँच पाएंगे, तो ये भी बात भी सही है। तो अभी पूरा का पूरा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपने अपने वाले एग्जाम की बात करें कि अपने बैंक का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो उसकी अगर अपने बात करें तो एक बार आप है ना 1 सितंबर तक रुको। अगर 1 सितंबर तक आरआरबी के एडमिट कार्ड नहीं आते, 1 या 2 सितंबर तक आरआरबी के एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, इसका मतलब एग्जाम पोस्टपोन होंगे, क्योंकि 12 सितंबर को तो एग्जाम ही है, 12 सितंबर को तो एग्जाम है, तो कम से कम 10 दिन पहले तो देंगे ही देंगे वो एडमिट कार्ड। अगर 1 या 2 सितंबर को अगर नहीं आते एडमिट कार्ड, इसका मतलब मैक्सिमम चांसेस है क्या, एग्जाम पोस्टपोन होंगे। और पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस नीट और जेई वाले पे। अगर ये कंडक्ट होते हैं, हाँ है तो ये 13 को, ठीक है, बाद में है, लेकिन अगर इनकी एक बार से क्लियर चिट मिल जाती है, इनके कंडक्ट होने की क्लियर चिट मिल जाती है कि कंडक्ट होंगे, तो बैंक वाले एग्जाम के भी चांसेस है। अब बात करें कि ये कंडक्ट होते हैं तो बैंक वाले एग्जाम के कितने चांसेस है, तो वो भी ऐसे नहीं बोल सकते इनके बराबर चांसेस है, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो क्या है, कॉलेज एंट्रेंस के एग्जाम है, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वहां पे बच्चों की जो पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड है, पूरा का पूरा सेशन खराब हो रहा है, क्योंकि नया फिर सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सेशन तो लगभग तो खत्म हो ही गया, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जो बैंकिंग एग्जाम है उनसे ज़्यादा। तो उसके अकॉर्डिंग अपने थोड़ी सी एस्टिमेट कर सकते हैं, गैसिंग कर सकते हैं कि हाँ इतने चांसेस है, लेकिन अभी तो अपने यही मानेंगे कि अपने एग्जाम में होने ही हैं। ये थोड़े टाइम में अपने को पता लग जाएगा, अगर पोस्टपोन होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा टाइम ही मिलता है, नहीं होते तो अपनी तैयारी है ही, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। तो वो बाद की बातें हैं, देख लेंगे अपने जब वो डेट आएगी उस टाइम पे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में इसने क्या बोला है, डिले इन एडमिशन। नेक्स्ट पैराग्राफ को शुरू करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसने क्या बोला है, डिले इन एडमिशन। एडमिशन में जो डिले है, एडमिशन में जो डिले है टू किसकी तरफ, आईआईटीज एंड मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज और आईआईटीज की तरफ जो एडमिशन है उसमें जो डिले है, देरी है, वुड ऑल्सो, वो भी हैव, वुड ऑल्सो हैव, वो वुड हैव का मतलब लेगी, हैव का मतलब कीप, वुड कीप वो रखेगी, वुड हैव एन एडवर्स, एडवर्स का मतलब प्रतिकूल, विरोध वाला, बिल्कुल अपोजिट, बुरा, बियरिंग, बियरिंग का मतलब अपने यहाँ पे बात करता, इफेक्ट की बात करें, किसी के रिलेशन में होना, रिलेटेड उसमें, ऑन बीई बी टेक सीट्स, बीई और जो इंजीनियरिंग वाली जो सीट्स हैं उनकी जो पद हैं उनके ऊपर भी क्या कर सकता है, लेकर आएगा क्या, एक बहुत बुरा इफेक्ट लेकर आएगा। इन किसमें, लीडिंग इंस्टीट्यूशन, लीडिंग का मतलब लीड करने वाले, जो अग्रणी हैं, जो बड़े वाले, जैसे आईआईटीज वगैरह की बात, आईआईटीज एनआईटीज की, इंक्लूड करते हुए किसको, डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम का मतलब क्या है, जो मानित, मानित का मतलब जो मतलब जो कोई भी अगर मान लीजिए कोर्स करवा रही है तो वो अपने अंडर करवा सकती है, उनके अकॉर्डिंग ही चलेगा सारा का सारा। कोई तो क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस तो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, ठीक है, और ये जो यूनिवर्सिटी होती है वो क्या हो, खुद ही एक यूनिवर्सिटी, साथ में कॉलेज साथ में यूनिवर्सिटी दोनों साथ ही होती हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आरटीयू कोटा हो गया, ठीक है, उस तरीके से अपने बात करें तो इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, मतलब उनको इंक्लूड करते हुए, तो क्या इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड करते हुए साथ इंक्लूड करते हैं तो आईएनजी क्लोज हो जाएगा। एज, जैसे कि इवेंचुअली अंत में, दे मे गो, जैसे कि वो अंत में जा सकती है, मे गो वैकेंट, वैकेंट का मतलब खाली जा सकती है, मतलब वहाँ पे सीट वगैरह
फुलफिल नहीं होगी। वैन जब स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट, ऑप्ट इन का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को चुनना। ऑप्ट आउट का मतलब चुनते हुए बाहर निकलना, मतलब उससे बाहर निकलना, मतलब उसको ना पसंद करना किसी चीज़ को। ऑप्ट इन का मतलब किसी चीज़ में जाकर चुनना, मतलब उसको चुन लेना, उसको पसंद करना, मतलब उसमें एडमिट हो जाना। और ऑप्ट आउट का मतलब उससे बाहर निकलना। जब स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्ट आउट करेंगे। अब आप बोलो सर ऑप्ट आउट तो आगे जाकर करेंगे ना, तो विल क्यों नहीं आया? तो उसने एक क्या किया है, देखो प्रेजेंट आपका फ्यूचर में कैसे आता है, ऐसे आता है। ऑप्ट डू ऑप्ट आएगा, ऑप्ट नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स है। तो वो ऐसे आता है कि वो वैकेंट जाएगी, कब जाएगी, जब स्टूडेंट ऐसा करेंगे। तो जो यहाँ पे जो स्टूडेंट ऐसा करेंगे वो रेफरेंस है, और रेफरेंस का मतलब आधार। विल नहीं दे सकते, क्योंकि विल क्या होता है, पॉसिबिलिटी को बताता है, 100% को नहीं बताता। 90% को बता सकता है, 99% को बता सकता है, लेकिन 100% को नहीं बताता। और यहाँ पे जो पहली बात बोली है कि वैकेंट जा सकती है, खाली जा सकती है, किस बेसिस, जब स्टूडेंट ऐसा करते हैं। तो रेफरेंस किसको माना है, स्टूडेंट की उस एक्टिविटी को माना है। तो रेफरेंस जिसको बनाओगे, जिसको आधार बनाओगे, तो वो आपका स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल। स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी अनस्टेबल होती है। तो स्टेबल के लिए फिक्स होना चाहिए, आधार फिक्स होना चाहिए। मतलब प्रेजेंट को एज ए फ्यूचर कैसे यूज करते हैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, समझ में आई चीज। तो आधार को फिक्स कैसे करोगे, फिक्स के लिए आपका मॉडल होता है डू डज होता है। तो यहाँ पे अपनों ने प्रेजेंट को यूज किया है, फिक्स आधार को, क्योंकि वो एक रेफरेंस है किसका, वैकेंट वाली पहले वाले सेंटेंस का। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे प्रेजेंट एज ए फ्यूचर यूज होता है। कभी डिटेल से भी करवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करें। गिवन दिस बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड को देते हुए, ध्यान में रखते हुए, इस आधार को ध्यान में रखते हुए, द गवर्नमेंट मस्ट, गवर्नमेंट को क्या करें, मस्ट एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स। गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, अल्टरनेटिव विकल्प क्या करनी चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए, खोजने चाहिए। सच एज, जैसे कि अब वो विकल्प बताए हैं, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सच एज एग्जाम्पल को बताया, जैसे कि कौन से, अलाउ करना स्टेट्स को टू कंडक्ट मेडिकल एडमिशंस, मेडिकल एडमिशंस को कंडक्ट करने के लिए स्टेट्स को अलाउ करना कि आप मेडिकल एडमिशन शुरू करवा दो। ठीक है, बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड हो, आपका वो कि कैसे कंडक्ट करें, बेस्ड ऑन क्लास 12 बोर्ड मार्क्स, बोर्ड के जो क्लास 12 के बोर्ड मार्क्स हैं, यूज करते हुए स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन। स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन का मेथड सामान्यकरण, मतलब मार्क्स को एक इक्वल लेवल पे लाना, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन देना, उसको यूज करते हैं। तो यूजिंग क्या है, यूजिंग स्टेट्स की एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है क्या, स्टेट्स को अलाउ करना। क्या करते हुए, स्टेट क्या करते हुए, क्या करे, एडमिशन को शुरू करें, क्या करते हुए, ऐसा यूज करते हुए। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी सेंटेंस स्टेट्स की, इसका मतलब आईएनजी क्लोज है। और अलाउइंग क्या है, कि आप बोलोगे सर ये तो गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ना, गवर्नमेंट क्या करे, अल्टरनेटिव बनाए, क्या करते, स्टेट्स को अलाउ करते हुए बनाए। तो हाँ हो सकता था, लेकिन इसने सच एज यूज किया, इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल दिए कि गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव। तो ये जो अलाउइंग है, अल्टरनेटिव बनाए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अल्टरनेटिव बनाए, स्टेट को अलाउ करते हुए, स्टेट को अलाउ करते हुए आगे, अलाउ का मतलब आगे वगैरह, परमिशन देना, अनुमति देना। ठीक है, कि आपकी गवर्नमेंट अल्टरनेटिव बनाए, स्टेट को अलाउ करते हुए अल्टरनेटिव बनाए। ये नहीं है कि गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव बनाने चाहिए, जैसे कि अल्टरनेटिव अलाउइंग हो गया, एक तो अलाउइंग हो गया। तो अलाउइंग, जो आपका अलाउइंग स्टेट्स है, वो एक अल्टरनेटिव है, समझ, वो खुद ही एक अल्टरनेटिव है। तो इसका मतलब वो नाउन है, तो यहाँ पे जेरेंड होगा कि गवर्नमेंट क्या करे, अल्टरनेटिव लेकर आए, खोज करे, मतलब उन अल्टरनेटिव का पता लगाए। जैसे कि अल्टरनेटिव आपका, जैसे अलाउ करना एक अल्टरनेटिव हो गया। ठीक है, अलाउ करना एक अल्टरनेटिव हो गया, तो अलाउ करते हुए नहीं है, अलाउ करना एक। अब देखने में तो अलाउ करते हुए जा रहा है सही, लेकिन यहाँ रियल में मीनिंग देखें, जैसे कि अलाउ करना भी एक अल्टरनेटिव है, तो वो अल्टरनेटिव है। लगने को आपको क्लोज लगेगा, नहीं, रियल में क्लोज नहीं है, जेरेंड है। समझ में आया ना कैसे है, तो आपको थोड़ा डेप्थ में सोचना पड़ेगा। आगे बात करें, नीट कुड बी लिमिटेड, नीट को लिमिट किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, टू किसकी तरफ, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है उनकी तरफ, जो सेंट्रल, जो आपके केंद्रीय जो संस्थान है उस तक उसको लिमिट किया जाए, क्योंकि ओनली केंद्रीय संस्थान तक ही लिमिटेड रखेंगे, सभी को नीट के अंडर नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, मतलब जो स्टेट ओन्ड जो आपके क्या बैंक क्या होगा, जो कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, उनको नहीं रखेंगे, सिर्फ जो गवर्नमेंट बड़े वाले कॉलेज है उसी के लिए नीट होगा। अदर जो आपके कॉलेजेस हैं उसके अंदर क्या करो, डायरेक्ट एडमिशन दे दो। ये बात इसने बोली है कि स्टेट्स को अलाउ कर दो कि आप अपने जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर डायरेक्ट एडमिशन दो, डोनेशन की फॉर्म पे, या फिर जो आपके 12th के मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन दो। ठीक है, और जो नीट है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने कंडक्ट करवाएंगे, सिर्फ सेंट, क्योंकि अब तक तो नीट क्या होता है, हर एक जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए आपका कंडक्ट होता है, तो कंडक्ट करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ क्या, जो सेंट्रल जो आपके इंस्टीट्यूट है उनके लिए, जो बड़े वाले हैं। ठीक है, ये बात इसने बोली है। आगे बात करें, आगे इसने बोला लाइक वाइज, इसी तरह, इंस्टेड ऑफ द जेई, जेई के बजाय,
जेई की बजाय, ये लास्ट आपका क्या है पैराग्राफ है, जेई के बजाय ए नेशन वाइड मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, एक पूरे देश व्यापी जो मार्क्स का जो अंक वगैरह उनका नॉर्मल सामान्यकरण है, कुड बी एग्जामिन्ड, उसकी एग्जामिन किया, उसकी परीक्षा दी जाए, मतलब उसकी जांच की जाए, ठीक है। मतलब इसी तरह जैसे नीट ओनली सेंट्रल जो आपके इंस्टीट्यूशन है उसके लिए हो, इसी तरह का जो जेई है उसके लिए पूरे देश के लिए एक नॉर्मलाइजेशन मेथड को लाया जाए। लेकिन आईआईटी डायरेक्टर्स, जो आईआईटी के जो डायरेक्टर्स है, हैव आर्ग्यूड, वो आर्ग्यू कर चुके हैं, वो इस बात पे बहस कर चुके हैं, विवाद कर चुके हैं, दैट कि डूइंग अवे विद जेई, जेई को डूइंग अवे विद मतलब जेई के साथ क्या करना, डूइंग अवे दूर करना, मतलब समाप्त करना, जेई को समाप्त करना वुड डाइल्यूट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो क्या कर दे, डाइल्यूट का मतलब कमजोर कर देगा एजुकेशन की क्वालिटी को। मतलब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि नीट जो आपका एग्जाम है हर मेडिकल कॉलेज के लिए होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट जो कॉलेज, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं ओनली उन्हीं में रख दो नीट, और जो जितने भी कॉलेज हैं उनमें आप डायरेक्ट एडमिशन लेना शुरू कर दो, ठीक है, किसी को भी उठाकर, वो वाली बात है। और यही यहाँ पे बोला है कि जेई में तो क्या करो, पूरा जेई खत्म कर दो, उसकी जगह पूरे ऑल इंडिया नॉर्मलाइजेशन करके जो 12th वगैरह परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट एडमिशन लो। तो इसको क्या बोला है आईआईटी के डायरेक्टर ने बोला, तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेई जो आपका एग्जाम है अगर उसको खत्म कर देते हो तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या हो जाएगी आपकी, डाइल्यूट। क्यों? क्योंकि 12th में मार्क्स लाना अलग बात होती है और जेई क्रैक करना अलग बात होती है, समझ में आ रही है। जेई का जो होता है स्टैंडर्ड बड़ा ही अलग स्टेप, वहां पे आपको चीजें 12th के अंदर मार्क्स तो आप रट कर भी ला सकते हो चीजों को, 12th के अंदर तो मार्क्स आप लोग रट कर भी ला सकते हो। 12th में जिस बंदे के परसेंटेज है तो जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है, 12th में जिस बंदे के परसेंटेज है इसका मतलब वो जरूरी नहीं है इंटेलिजेंट है, वो बंदा 12th में तो परसेंटेज जो बोर्ड 10th 12th में तो परसेंटेज आप रट कर भी बना सकते हो, समझ आया चीज़ों को रट लिया, चाहे आपको कुछ भी ना आता हो, आपने सारा का सारा रट लिया, क्योंकि सेम की सेम चीज़ें आनी है, जेई में सेम थोड़ी आता है, कॉन्सेप्ट पे चीज़ें आती है जेई के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो 12th के परसेंटेज के बेसिस पे आप किसी स्टूडेंट को नहीं बोल सकते कि वो इंटेलिजेंट है। एक बंदे के मान लीजिए 98% है 12th में और एक स्टूडेंट के 42% है, तो ये नहीं बोल सकते कि 98% वाला इंटेलिजेंट है और 42% वाला अनइंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, डफर है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 42% वाला इंटेलिजेंट हो, 98% वाला डफर हो, समझ में आ रही है ना चीज़। इस परसेंटेज से कभी इंटेलिजेंट की व्याख्या नहीं दे सकते, क्योंकि आप अगर उठाकर देखो तो मैक्सिमम आपको मिलेगा जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो जो कम परसेंटेज वाले हैं वो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, और जो बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाले होते हैं 90+ परसेंटेज वाले हैं वो आईएएस को क्रैक नहीं कर पाते, गेट एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, और जो कम परसेंटेज वाले हैं वो क्रैक कर जाते हैं, आईएएस भी क्रैक कर देते हैं, गैट वगैरह जितने भी एग्जाम बड़े बड़े एग्जाम्स को वो क्या कर देते हैं, क्रैक कर देते। तो इंडिया का ये सिस्टम सबसे घटिया है, कौन से वाला, ये परसेंटेज बेस पे देखने वाला, परसेंटेज बेस पे जॉब देने वाला, परसेंटेज बेस पे कॉलेजेस देने वाला, बहुत सारी जगह ये परसेंटेज बेस चलता है। तो रियल जो अगर जॉब देने का मेथड होता है किसी बंदे की इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग देना है, तो वो आईक्यू लेवल चेकिंग वाला होता है, आईक्यू चेक करके आपको जॉब देनी चाहिए, ना कि ये परसेंटेज वाला मेथड रखना चाहिए, समझ में आया चीज़ की 12th में इतने परसेंट है, 10th में इतने परसेंट है, ये क्राइटेरिया बिल्कुल गलत है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या पता बच्चा 10th या 12th लेवल पे उसको इतनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई ना हुई हो, बाई चांस वो बीमार हो गया हो, या फिर एग्जाम उसने दिया, तो ये भी हो जाता है कई बार उसने क्या करते, कॉपी भी गलत चेक हो जाती है उसकी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा लिख के आते हैं, लेकिन आगे जो टीचर है वो कई बार क्या होता है, वो पता नहीं मूड उसका अलग होता है, तो वो कॉपी भी गलत चेक कर देता है, ठीक है, होती है ना, ये गड़बड़ होती है। तो ये उस अकॉर्डिंग होती है ये चीज़ें, तो जरूरी नहीं है, या फिर वो बीमार कुछ भी हो जाए, या फिर हो सकता है स्कूल ऐसा अच्छा ना हो, जिस स्कूल में वो पढ़ता हो वहाँ के टीचर्स, वहाँ पे पूरे टीचर्स ही ना हो, या हो सकता है वहाँ पे टीचर तो थे लेकिन वो बीच में छोड़ के चले गए, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर बीच में छोड़ कर चले गए, या फिर हो सकता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल की सही ना हो। तो एक लेवल बराबर, एक स्टूडेंट बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, एक बहुत ज़्यादा गरीब बच्चा है वो बहुत ज़्यादा लो लेवल के स्कूल में पढ़ रहा है, तो परसेंटेज में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो वहाँ से आप कैसे बता सकते हो कि ये इंटेलिजेंट है? तो ये 10th 12th के परसेंट से कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं बनता, और परसेंटेज कम है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डफर है, समझिए। टैलेंट अलग चीज़ होती है, टैलेंट आईक्यू लेवल से पता लगता है कि उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है, उसके थिंकिंग की जो एबिलिटी है वो कितनी है, और वो कितना हाई लेवल पर सोच सकता है, कितना हाई लेवल पे आंसर्स दे सकता है, वो रियलिटी प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी है
वो रियलिटी होती है स्टूडेंट के टैलेंट की, ना कि परसेंटेज होते हैं। समझ में आया आप लोगों के? बहुत सारे मैं बिना परसेंटेज वाले स्टूडेंट बता दूं आपको, लोग बता दूं जो बहुत हाई लेवल पे पहुंचे हुए हैं, बहुत कम परसेंटेज वाले बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, बिल्कुल यूनिक। और जितने भी यूनिक है ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, वो मैक्सिमम है ही ऐसे जिनके परसेंटेज बिल्कुल कम थे। जैसे आइंस्टीन वगैरह मैथ्स में कमज़ोर थे, इस तरीके से बोलते थे, लेकिन जब वो उन्होंने उस फील्ड को चूज़ किया तो उसके बाद में तो उसने पूरा का पूरा वो फील्ड ही ला कर रख दिया था। समझ नहीं? तो उस लेवल पे नहीं बोल सकते। हो सकता है घर पे टेंशन हो, कोई भी चीज़ हो सकती है वहाँ पे, तो परसेंटेज बेस पे आप नहीं बोल सकते कि इंटेलिजेंट है। और गलत भी सिस्टम है, IQ लेवल चेक होना चाहिए हर किसी का। आगे बात करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो विशेष असाधारण जो सर्कमस्टेंसेज है, सर्कमस्टेंसेज की अगर बात करें मतलब जो परिस्थितियां हैं, मे रिक्वायर, वो रिक्वायर कर सकती है, मे रिक्वायर मतलब रिक्वायर कर सकती है क्या, उनको ज़रूरत हो सकती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशंस। उनको जरूरत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण जो सिचुएशन बनी हुई है उनको असाधारण सॉल्यूशन की ही जरूरत होती है। बिल्कुल सही है। आगे बात करें परहैप्स शायद द एग्जामिनेशन स्लॉट्स कुड बी स्टैगर। स्टैगर का मतलब टाइम स्लॉट को विभाजित कर देना, ठीक है। जो एग्जामिनेशन स्लॉट है, जो टाइम है आपके, वो क्या किया जा सकता है, उनको स्टैगर किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। एंड द नंबर ऑफ सेंटर्स इंक्रीज ड्रेस्टिकली। जो ड्रेस्टिकली का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़बरदस्त तरीके से उनको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे देखो इंक्रीज आपको दिखेगा, तो एंड का रिफ्लेक्शन स्टार्ट से परहैप्स से जा रहा है, तो इंक्रीज आपको V2 दिखेगा। तो सेंटर थोड़ी बढ़ाएगा, सेंटर थोड़ी बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो किसको बढ़ाएगा, उसके बाद V2 नहीं है, तो ये आपका V3 है। लेकिन यहाँ पे अगर अपने ग्रामेटिकल फॉर्म में बात करें तो ये आपका अगर अपने वैसे स्पोर्टिंग एरर में आए तो गलत है, सेंसिबल वे में सही है। लेकिन अगर स्पोर्टिंग एरर में आए तो ये आपका गलत है। न्यूज़पेपर ने डायरेक्ट लिया, कैसे बैक रिफ्लेक्शन देखना कैसे लिया है, कुड बी का रिफ्लेक्शन लिया है, ठीक है। यहाँ पे कुड बी आएगा सेंटेंस के बाद में, उसने डायरेक्ट अजीब तरीके से, अलग ही तरीके से अब की बार रिफ्लेक्शन, नया रिफ्लेक्शन दिखा अपने को पढ़ने का, बिल्कुल अलग तरीके से रिफ्लेक्शन लिया है। कैसे कि एग्जामिनेशन स्लॉट को स्टैगर किया जा सकता है और नंबर ऑफ सेंटर्स को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल अलग रिफ्लेक्शन। अगर एरर में आए तो आपको गलत करना पड़ेगा ही, ठीक है। आगे बात करें, लेकिन बोलने में बड़ा बिल्कुल सही है, मतलब बोलने के वे में न्यूज़पेपर की फॉर्म में, रीडिंग की फॉर्म में बेस्ट है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें प्रैग्मेटिक कॉम्प्रोमाइज। प्रैग्मेटिक का मतलब जो आपके बिल्कुल सोच समझ के साथ जो आपके हैं। कॉम्प्रोमाइजेज का मतलब जो क्या है, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कॉम्प्रोमाइज करना, समझौता, आर इनएविटेबल, वो क्या है, जरूरी है। अगर अपने बात करें सेंसिबल वे में बात करें, सेंसिबल जो कॉम्प्रोमाइजेज है, समझौते हैं, वो भी क्या है, जरूरी है। मतलब समझौते तो अपने को करने पड़ेंगे, ये बात इसने बोली है लास्ट में। तो अब समझौते कैसे करने पड़ेंगे, कि स्टार्ट में इसने बोला ना कि इजी नहीं है कंडक्ट करवाना, इजी तो नहीं है, लेकिन ऑप्शंस भी लिमिटेड है, करवाना भी पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी तो जरूरी है। तो इसका मतलब चांसेस यहाँ पे बनते भी हैं एग्जाम के, इसका मतलब अपने वाला जो एग्जाम है उसके भी चांसेस है बनते हैं। यहाँ से लास्ट से बात क्लियर होगी, तो कुछ भी हो सकता है, एग्जाम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैक्सिमम चांसेस तो यही मानो कि एग्जाम है होंगे। कब तक रोकेंगे एग्जाम्स को, समझ में आई चीज़? एग्जाम रोकेंगे तो अगर अपने नीट जेई की बात करें तो वहाँ तो क्या होगा, अगर एग्जाम रोक के जाएंगे तो क्या होगा, फिर सेशन स्टार्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा सेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। और करवाएंगे तो भी दिक्कत है। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा किसी ना किसी तरीके से, तो करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। तो हो सकता है आपके बैंक के एग्जाम भी हो, तो अपने को तो अभी जो डेट आपकी है उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, क्योंकि अगर तैयारी नहीं करेंगे तो कुछ और तो करने से कोई साइड बिजनेस तो अपना चलता नहीं है। तैयारी ना करेंगे तो अपना ही नुकसान है, तैयारी करोगे तो अपने फायदा ही, जितनी करोगे उतनी कम है, जितनी करोगे उतनी एडवांस होगे आप, मतलब प्लस पॉइंट है, कोई नेगेटिव पॉइंट तो है नहीं तैयारी करने का। तो तैयारी करते रहो आप, एग्जाम आपके कभी भी हो सकते हैं, मतलब आपके चांसेस मैक्सिमम अपने उसी डेट को लेकर चलेंगे जो आपको दे रखी है। समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है ना ये बात? और अगर आपका एग्जाम अगर बाई चांस पोस्टपोन होता है, आरआरबी का एग्जाम बाई चांस पोस्टपोन होता है, तो मुझे तो ऐसे लगता है फिर तो आईपीएस पीओ पहले करवाएंगे वो, क्यों? क्योंकि आरआरबी को अगर पोस्टपोन करेंगे तो आईपीएस पीओ की तो डेट फिक्स है। तो हर बार देखो पोस्टपोन करना जो होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब वहां से डाइवर्जन आता है, ठीक है। अगर वो अक्टूबर में लेकर चलते हैं आरआरबी के एग्जाम को, अगर पोस्टपोन करके, तो अक्टूबर में तो ऑलरेडी फिक्स है ना आपका आईपीएस पीओ, तो वो फिर आईपीएस पीओ के स्लॉट को क्यों हिलाएंगे? वो बोलेंगे जब ये तो पहले से फिक्स कर ही रखा, तो इसका पहले करवा ही देते हैं, जब इसका फिक्स ही है तो फिर आपका आरआरबी आगे जाएगा आईपीएस पीओ से। ये ध्यान रख लेना आप लोग, अगर होता है तो, ठीक है। ये बात मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सेंसिबल फॉर्म में अगर अपने बात करें, फैक्ट की फॉर्म में, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिक्स है ना। अगर आप 3 तारीख को अगर आगे वाले स्लॉट में लेकर चलते हो आरआरबी को, जब ऑलरेडी वो वहाँ पे एग्जाम आपका पहले ही पड़ा हुआ है, तो उसको थोड़ी हटाएंगे, तो उसको पहले कंडक्ट करवा लेंगे, आरआरबी को बाद में। तो ये भी हो सकता है। और अगर ऐसे हो जाता है
तो अपने लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि अपने इंग्लिश को साथ में लेकर चले थे। ठीक है, अपने लिए प्लस पॉइंट क्यों है कि अपने इंग्लिश लेकर साथ में चले थे। और बहुत सारे स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ आरआरबी पे फोकस कर रहे हैं। क्यों, वो बोलेंगे कि आरआरबी का एग्जाम क्या होगा अपना, आरआरबी बोल रहे हैं ना वो कि आरआरबी का एग्जाम पहले होगा, जब आरआरबी हो जाएगा उसके बाद इंग्लिश देखेंगे। तो यहाँ पे अपने को प्लस पॉइंट मिल जाता है जो इंग्लिश साथ में लेकर चले। क्लियर है, समझ में है। तो कुछ भी अपने लिए तो सारे प्लस पॉइंट है कि अपनी दिक्कत नहीं, अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहो, बस डाइवर्ट नहीं होना, तैयारी करते रहो। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छी अच्छी वर्किंग थी इसमें, रिवाइज कर लेना इसको। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल की बूंद यदि जलते तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती है, परंतु यदि यही बूंद कमल के पुष्प पर गिरे तो प्रकाश में मोती की भांति चमकती है। यदि किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर मोक्षदायिनी बन जाती है, परंतु यदि किसी सर्प के मुंह में गिरे तो विष में घुलकर स्वयं विष बन जाती है। प्रत्येक परिस्थिति में जल तत्व एक ही अंतर है तो केवल संगति का। संगति जब जल की बूंदों की नियति बदल सकती है तो मनुष्य की क्यों नहीं। इसलिए सदा उचित संगति का ही चुनाव करो, क्योंकि यदि सर्प की संगति करोगे तो या तो डसे जाओगे या स्वयं विष बन जाओगे। संगति ही हमारी नियति निर्धारित करती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी।